छोटी और बड़ी बहन का एक ससुराल। जहाँ बड़ी बहन काजल बेहद भोली भाली मासूम स्वभाव की थी, वहीं पूजा चंट और घमंडी किस्म की थी। सुबह उसकी माँ अर्चना रसोई में चाय बना रही थी और सब्जियों को देखकर वो कहती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आज नाश्ते और लंच में क्या बनाऊं। अरे माँ, आप इतना क्यों सोच रही हो? सामने पालक रखे हैं, आज पालक का चीला ही बना दो। वैसे भी मुझे पसंद है और आपको भी। अरे हाँ, यही सही रहेगा। चल पत्ते तोड़वा दे जब तक। जी माँ। तभी काजल अपनी माँ के साथ नाश्ता बनवाने में मदद करती है। कुछ देर बाद जब सब नाश्ता करते हैं तो पूजा चिढ़कर कहती है, ओहो माँ, ये आपने अजीब सा पालक का चीला क्यों बनाया है? मैंने कल रात को आपको कहा था ना कि उपमा बना दीजिए, मुझे बहुत पसंद है, फिर भी आपने वो नहीं बनाया। मैं जानती हूँ काजल को पालक का चीला बहुत पसंद है और आपने इसके लिए बना दिया। आपको भेदभाव करना आता है, मेरी पसंद की एक भी चीज नहीं करते हो और सारी उसकी पसंद की ही चीज करते हो। वो बड़ी है ना, मेरी तो कोई कदर ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भूल गई थी। सुबह काजल आ गई थी, उसने बोला, मैंने वही बना दिया। देखा पापा, आपने माँ बस इसके ही मन की करती रहती है, मेरे मन का नहीं। अरे बेटा, तू हर बात इतनी गलत क्यों सोचती है? और वैसे भी तेरी बड़ी बहन की शादी जल्दी हो जाएगी तो तू ही हमारे पास रहेगी, तो हम तुझे ही लाड प्यार करेंगे, तुझे ही खिलाएंगे पिलाएंगे। बस बस पापा, अब आप मुझे मस्का मत लगाइए। मैं जा रही हूँ, कैंटीन में ही खा लूंगी। कुछ पैसे दे दो। जब देखो बाहर का ही खाती रहेगी, घर का भी खा लिया कर। और अभी तो पैसे दिए थे, फिर पैसे मांगने लग गई। बस बस माँ, मेरे लिए तो घर में भी नहीं बनता और आप बस अब पैसे भी मत दो। मैं बाहर का भी कुछ नहीं खाऊं। आप बस अपनी बड़ी बेटी को ही सुनते रहिए, छोटी बेटी की तो किसी को परवाह ही नहीं है। अरे पूजा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू गलत समझ रही है। काजल अपनी छोटी बहन को रोकने और समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो एक भी नहीं सुनती और अपना बैग लेकर कॉलेज निकल जाती है। ऐसे ही दोनों बहनों की अक्सर नोकझोंक हुआ करती थी। दोनों ही आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन काजल सिचुएशन को हैंडल कर लिया करती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता है, दोनों बहनों के लिए एक ही घर से रिश्ता आता है। जब ये बात अर्चना उन दोनों को बताती है तो पूजा कहती है, क्या हम दोनों का एक ही घर में रिश्ता? नहीं माँ, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। अरे आप जानती है ना, मेरी काजल से बिल्कुल नहीं बनती है, फिर भी यहाँ कम लड़ाई होती है क्या, जो मैं आपको ससुराल में भी दूरदर्शन देखना है? बेटा मेरी बात तो सुन, तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। बेटा, तुम दोनों अब बड़ी हो चुकी हो, कितना समझाऊं। चल बेटा, एक बार फोटो तो देख ले। तभी उसका पिता शंकर पूजा को समझाते हुए ऋषभ नाम के लड़के की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर पूजा शादी के लिए हाँ कर देती है। ठीक है पापा, मैं रिश्ते के लिए तैयार हूँ, पर इसको बोलना मेरे से ज्यादा चपड़ चपड़ ना करे कि ये काम ऐसे होता है वैसे होता है, क्योंकि इसके हिसाब से नहीं चलने वाली मैं। तू चिंता मत कर, बस जो भी काम करे अच्छे से करना। तो खुद जानती है तुझे घर के काम कितने आते हैं। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, सीख लूंगी माँ से। माँ, आप सिखा दोगी ना मुझे? हाँ मेरी बच्ची। फिर जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आते हैं, अर्चना पूजा को भी थोड़ा थोड़ा काम सिखा देती है। फिर दोनों बहनों की शादी नयनतारा के दोनों बेटे रुद्र और ऋषभ से हो जाती है। नयनतारा दोनों बहू का गृह प्रवेश कर देती है। अगले दिन काजल जल्दी उठकर घर की सफाई करके पहली रसोई का खाना बना रही थी। अलार्म बंद करने से पूजा लेट उठती है और उठकर तैयार होकर सीधा रसोई में आती है। काजल, तू अपने आप को बहुत महान दिखाना चाहती है ना? ससुराल में मैं छोटी हूँ, यहाँ पर भी यही चाहती है तू कि माँ जी मुझे सुनाए, वरना तो मुझको जगा देती। अब खुद जल्दी उठकर तूने सारा काम कर लिया, वाहवाही पाने के लिए। नहीं पूजा, तू मुझे गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुझे उठाने आई थी, तो तब भी नहीं जागी। बस बस रहने दे, मैं खाना जल्दी तैयार नहीं कर पाऊंगी, मेरा आधा काम तू कर दे। मुझे पता था तू यही बोलेगी, इसीलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स पहले ही तैयार कर दिए थे और खीर भी पकने ही वाली है, तू देख ले। एक तो फायदा हो गया है सेम ससुराल होने से, तुझे कुछ भी काम होगा तो मेरा कर दिया करेगी। चिंता मत कर, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मदद तो करूंगी ही। फिर दोनों बहनें खाना बनाकर सास और पति को खिलाती हैं। वैसे भाभी और पूजा, तुमने दोनों ने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे भाभी के हाथ का हलवा अच्छा लगा। हाँ सही बोला तूने, इसलिए बड़ी बहू मेरी तरफ से तेरे लिए सोने का हार और छोटी बहू तेरे लिए सोने का कंगन। शुक्रिया माँ जी। सबके खाने से उठ जाने के बाद पूजा अकड़ कर काजल से कहती है,
देखा, यहाँ भी तूने अपनी चालाकी दिखा दी है ना। माँ जी के सामने अच्छा खाना बनाकर माँ जी ने तुझे सोने का हार दिया, मुझे ये छोटा सा कंगन। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, तो हमेशा गलत ही समझती है मुझे। ये नहीं पता था कि माँ जी अलग अलग शगुन देंगी। ऐसे ही वक्त गुजरता है। काजल को सारा काम बखूबी आता है, जिस कारण सास उसे अक्सर शाबाशी दिया करती थी और पूजा को काम करने में थोड़ी परेशानी आती थी। और वो आलसी इतनी थी कि अब वो सारा काम अपनी बड़ी बहन पर ही छोड़ दिया करती थी। काजल भी चुपचाप सारा काम करती थी। घर वालों के सामने जब नयनतारा की दोनों बहू बहुत कामकाजी थी, पर ऐसा सच कहाँ था। वक्त के साथ दोनों बहू गर्भवती होती हैं। काजल 2 बच्चों की माँ बनने वाली थी और पूजा 1 बच्चे की। दोनों का 7वां महीना चल रहा था। एक दिन पूजा कहती है, काजल, मुझे कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है, जरा कुछ बना दी। और सुन, बैठे बैठे पैर भी दबा दी, मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। ठीक है, मैं बना देती हूँ, उसके बाद पैरों की मालिश कर दूंगी। फिर काजल रसोई में चटपटी टिक्की बनाने लगती है, जिससे उसे लगातार छींक आने लगती है। ओह, मुझसे ये महक और मसाले बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, लेकिन पूजा के लिए तो करना पड़ेगा। थोड़ी सी थकावट भी हो रही है, जल्दी कर लेती हूँ। फिर काजल अपने मुंह पर पल्ला बांधकर उसके लिए टिक्की बना देती है। अरे काजल बहू, तू ऐसी हालत में क्यों बना रही है, मुझे कह देती। कोई बात नहीं माँ जी, थोड़ा सा काम था, आराम करना इसके बाद। ठीक है। फिर काजल पूजा को टिक्की दे देती है, फिर उसके पैरों की मालिश करती है। वक्त गुजरता है। पूजा को अभी अक्ल नहीं आती। वो अपनी बहन को परेशान करती थी और बाहर का भी खाना खाती थी। पूजा, मैं देख रही हूँ तू रोज पिज्जा बर्गर खाने लग गई है। ये सब बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, मान जा, नुकसान है ये सब। तुझे हर बात की चिल्लम क्यों मचती रहती है? मैं कुछ भी करती हूँ बस टोकती रहेगी। खाने दी चुपचाप से, तू जा यहाँ से। पूजा के कुछ कहने पर काजल को जाना पड़ता है। उसी रात पूजा की तबीयत बिगड़ने लग जाती है, लीवर पेन होने लगता है। तभी ऋषभ और घरवाले उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। डॉक्टर साहब, पूजा और बच्चे ठीक है ना? इतना पेट दर्द किसी और कारण से तो नहीं हो रहा था? नहीं, मैं आपको अभी बताने वाला था। इन्होंने बाहर का कुछ ज्यादा ही खाया है। उस अनहेल्दी चीज की वजह से इन्हें इतनी परेशानी हुई और बच्चे की डिलीवरी भी जल्दी हो गई। क्या अनहेल्दी? सॉरी ऋषभ जी, काजल मुझे माफ कर दे। तूने मुझे इतना समझाया, फिर भी मैंने तेरी एक नहीं सुनी और बाहर का खाती रही। इतना ही नहीं, मैंने तुझसे इतनी नाजुक हालत में काम करवाया, उसके लिए मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं, अपनी छोटी बहन के लिए काम करने में कैसी परेशानी। अच्छा, जब ही उस दिन मुंह पर तू कपड़ा बांधकर इसके लिए चाट पापड़ी बना रही थी, देखा पूजा, तेरी बहन कितनी अच्छी है, कुछ सीख। जी माँ जी। माँ जी, मुझे शायद लीवर पेन हो रहा है। डॉक्टर जल्दी आइए। तभी डॉक्टर काजल को एडमिट करते हैं। कुछ देर बाद वो एक प्यारी सी बेटी और बेटे को जन्म देती है। दोनों बहनों के बीच प्यार बढ़ जाता है। फिर दोनों एक साथ घर के सारे काम खुशी खुशी करने लगते हैं। पारू, बेटा मैंने सब्जी बना दी है, बस तू रोटी बना लेना, ये बर्तन हो जाए तो। ठीक है माँ। अब आप ऐसा करो, दीदी को जगा दो, उन्हें कॉलेज जाने के लिए देर हो जाएगी वरना। क्या ये महारानी अब तक सो रही है? हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का। मोना, ओ मोना, उठती है या पानी की बाल्टी उड़े लूं तेरे ऊपर? ओफो माँ, उठ तो रही हूँ, क्यों हल्ला मचा रही हो? क्योंकि बिना हल्ला मचाए तेरी नींद टूटती कहाँ है। चल उठ जल्दी से और जाकर रोटियां बना दे। रोटियां? मैं क्यों बनाऊं? पारू कहाँ गई? वो बर्तन धो रही है। और तू क्यों नहीं बना सकती रोटियां? अरे कुछ तो शर्म कर लड़की, वो तेरी छोटी बहन है, फिर भी तुझसे कहीं ज्यादा काम करती है, क्योंकि वो सिर्फ यही कर सकती है और सारी जिंदगी यही करती रहेगी। घर के कामों के अलावा उसे और आता ही क्या है? माँ, साफ सीधी सी बात है, मुझे ये घर के फालतू कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, पारू को बोलो मेरा नाश्ता पैक कर देगी। अरे लेकिन ऐसे कैसे? तू रुक जरा। मोनिका अपनी माँ को अनसुना कर वहां से चली गई। कहने को तो मोनिका उम्र में पारुल से बड़ी थी, लेकिन आदतों के मामले में पारुल में समझदारी कहीं ज्यादा थी। इसके साथ ही वो बहुत सीधी सादी थी। दूसरी तरफ मोनिका शुरू से ही मस्त मौला थी। घूमना फिरना और मॉडर्न लाइफस्टाइल जीना उसकी पहली पसंद थी। यही वजह थी कि पारुल उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अरे ये क्या पहन रखा है तूने? ऐसे कॉलेज जाएगी, वो भी मेरे साथ? क्यों दीदी, इसमें क्या बुराई है? इतना अच्छा सूट तो है, बल्कि आप अपने कपड़े बदल लो तो ज्यादा बेहतर है। माँ ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। चुप रह तू, तुझे क्या पता आजकल के फैशन का?
तू ऐसा कर, अकेली कॉलेज चली जा, मैं अपनी दोस्तों के साथ जाऊंगी। मोनिका के ऐसे बर्ताव से पारुल को बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ नहीं कहती थी। दरअसल दोनों बहनों ने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था। तब से इनकी माँ सरला ही सब कुछ संभाल रही थी। फिर एक दिन, अरे भाई साहब, आप आइए, बैठिए ना। अरे मोना, ताऊ जी आए हैं, जल्दी से ठंडा पानी तो लेकर आ। और सुनाइए भाई साहब, इस बार तो बड़े दिनों के बाद आना हुआ आपका। हाँ, थोड़ा व्यस्त हो गया, बस इसीलिए तुम्हारा और बच्चियों का हाल नहीं ले पाया। और सुनाओ, सब ठीक तो है ना? जी भाई साहब, सब बढ़िया है। अपनी पारुल ने इस बार भी कॉलेज में टॉप के किया। क्या हाल है? बस उसका क्या कहूँ भाई साहब, आप तो सब जानते ही हो। अरे इतना परेशान मत हो, अपनी मोना भी बहुत प्यारी है। वैसे सरला, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो मेरे मुंबई वाले दोस्त है ना, रामनाथ जी। वही ना, जो अपनी सोनी की शादी में मिले थे, जिनका बेटा डॉक्टर है। वो क्या नाम था उसका? अनिकेत। हाँ वही है। दरअसल रामनाथ जी का फोन आया था कल मेरे पास। वो हमसे रिश्तेदारी जोड़ना चाह रहे हैं। अपने बेटे को तुम्हारा दामाद बनाना चाहते हैं वो। सरला अपने जेठ से आगे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वहां मोनिका पानी का गिलास लेकर आ गई। वो अनिकेत को जानती थी। उसने बिना कुछ जाने ही ये मान लिया कि ये रिश्ता उसी के लिए आया था। नमस्ते ताऊ जी, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, जिनका बम्बई में भी घर है और एक दिल्ली में भी? हाँ बेटा, असल में रामनाथ जी के बेटे अनिकेत को अपनी पारुल पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। रामनाथ जी और भाभी जी को भी अपनी पारू पसंद है। सरला बहुत ही भले लोग हैं। इतना पैसा है पर घमंड नाम की चीज नहीं है किसी में। अपनी पारू राज करेगी, राज। ताऊ जी नहीं, आप उन लोगों को मना कर दीजिए। पारू मुझसे छोटी है, उसकी शादी पहले कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अरे इतना अच्छा रिश्ता है, वो भी सामने से आया है। भाई साहब, हमारी तरफ से हाँ समझिए। रही बात छोटे बड़े की, तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि पारू की शादी से पहले इसके लिए भी कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ ले। मोनिका अपनी माँ की बात काट तो नहीं सकी, लेकिन वो इस बात से बुरी तरह चिढ़ गई थी। मोनिका ने कई अड़चने पैदा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो पारुल का रिश्ता तय होने से नहीं रोक पाई। हालांकि पारू की शादी से पहले ही मोनिका का भी रिश्ता तय हो गया। परिवार यहाँ भी अच्छा था, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। बस फर्क ये था कि मोनिका का ससुराल पास के ही एक गांव में था। हालांकि सरला ने मोनिका के लिए भी शहर में काफी रिश्ते खोजे, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बनी, तो मजबूर होकर मोनिका को गांव के ही रिश्ते को हाँ कहनी पड़ी। दोनों बहनों की शादी खूब धूमधाम से हुई। और फिर मोनिका, जब तुम्हें मैं पसंद नहीं था, मेरा घर पसंद नहीं था, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? गलती हो गई। सच में तुमसे शादी करने से तो अच्छा था कि मैं कुंवारी ही बैठी रहती। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी सोच बदल लूंगी और फिर हम शहर जाकर रहेंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यही गांव में अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है। शौक से करो, पर मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा, कह देती हूँ। हाँ तो तुम मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं अपने माँ बाप को यहाँ अकेला छोड़कर कभी शहर नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, फिर यहीं रहो, मैं जा रही हूँ। शादी के 2 महीने भी मोनिका अपने ससुराल में नहीं काट सकी और सब कुछ छोड़कर अपने मायके आ गई। सरला के लाख समझाने पर भी वो टस से मस नहीं हुई। फिर एक दिन, माँ एक खुशखबरी है, आप नानी बनने वाली हैं। सच? अरे वाह, बधाई हो बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। सच में? दामाद जी से मेरी बात करा जरा। माँ वो मम्मी पापा को दिल्ली छोड़ने गए हैं, वहाँ कुछ जरूरी काम है, तो मम्मी पापा कुछ महीने वहीं रहेंगे। अच्छा, तो तू ऐसी हालत में अकेली रहेगी क्या? नहीं माँ, ये परसों तक वापस आ जाएंगे। नहीं बेटा, दामाद जी तो वैसे भी सारा दिन अपने काम में रहेंगे। अगर किसी को बुरा ना लगे तो क्या मोना को भेज दूं तेरे पास? यहाँ तो सारा दिन बस फोन में ही लगी रहती है, मेरी एक नहीं सुनती। तेरे पास रहेगी तो कुछ अच्छा सीखेगी और तेरा ख्याल भी रख लेगी। ठीक है माँ, आप दीदी को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। मोनिका पारुल के पास खुशी खुशी आ गई, क्योंकि असल में उसे तो यही चाहिए था। हालांकि वहां जाकर वो पारुल का ध्यान रखने की बजाय अपनी ही दुनिया में मगन थी। अनिकेत जी, ऐसा कीजिए, आज आप क्लिनिक मत जाइए। मुझे इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए, मुझे मुंबई तो घुमा दीजिए कम से कम। दीदी हम चलेंगे, पर इस वीक रुक जाइए। बस एक बार पारुल की टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाएं, फिर तीनों चलेंगे। ये कैसे जाएगी? नहीं नहीं, ये जाएगी तो हमें हर वक्त इसी का ख्याल रखना पड़ेगा। फिर हम क्या खाक घूमेंगे? इसे घर पर ही रहने दीजिए, बस हम दोनों चलते हैं। अनिकेत मोनिका से बिना कुछ कहे ही वहां से उठकर चला गया। उसके जाते ही पारुल ने मोनिका से कहा, दीदी आप बुरा मत मानना, वो क्या है ना,
ये मेरे बिना कहीं घूमने नहीं जाते बस इसीलिए। क्या उफ, तेरी संगत में अनिकेत भी गंवार जैसे हो गए क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं अकेले घूम कर आ जाती हूँ। मोनिका हर चीज में मनमानी ही करती थी। उसे हर चीज में पारुल से बराबरी करनी थी, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दीदी ये ड्रेस ये आपको कहाँ से मिली? तो क्या हुआ, मैंने तेरी अलमारी में देखी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। अब इतना भी हक नहीं है क्या मेरा? अगर तुझे बुरा लगा है तो साफ साफ बोल दे, मैं चेंज कर लेती हूँ। अब नहीं, अब पहन ली है तो रहने दीजिए, पर कोशिश करना कि इसे पहनकर इनके सामने मत जाना, हो सकता है इन्हें बुरा लग जाए। अगर ऐसा है तो मैं चेंज ही कर लेती हूँ, वैसे भी ये मुझे थोड़ी टाइट हो रही है। अब तू ऐसा कर, अनिकेत जी को बोलकर मेरे लिए बिल्कुल ऐसी ड्रेस मंगवा दे, बस 1 नंबर बड़ी होनी चाहिए। मोनिका धीरे धीरे पारुल के घर को अपना ही घर समझने लगी और बड़े ही आराम से हर चीज पर अपना हक भी जताने लगी। लेकिन इतना सब करके भी वो ना पारुल की बराबरी कर पा रही थी और ना ही खुश रह पा रही थी। पारू देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाह, ये तो डायमंड है ना, पर इसकी क्या जरूरत थी, मेरे पास तो पहले से इतनी ज्वेलरी है। जरूरत हो या ना हो, मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाना अच्छा लगता है, ये तो जानती हो ना। और वैसे भी बहुत जल्द तुम मुझे जिंदगी का सबसे अनमोल गिफ्ट देने वाली हो, जिसके सामने ये डायमंड रिंग तो कुछ भी नहीं है। पारुल अनिकेत के गले लग जाती है और पास ही खड़ी मोनिका ये सब देखकर बुरी तरह जल भुन जाती है। उसी वक्त उसने तय कर लिया कि अब उसे क्या करना है। मोनिका ने पारुल की काफी ज्वेलरी चुरा ली और उसे लेकर चुपचाप घर से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी अचानक उसका पैर दरवाजे की चौखट से टकरा गया और वो बहुत जोर से गिर पड़ी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पारुल और अनिकेत दोनों की नींद टूट गई और वो फौरन बाहर पहुंचे। मोनिका जमीन पर गिरी दर्द से कराह रही थी। उसका ध्यान ही नहीं रहा कि गिरने की वजह से सारी ज्वेलरी जमीन पर फैली पड़ी थी। दीदी ये क्या हो गया, चलो उठो, चलो मेरे साथ। पारुल और अनिकेत दोनों ने ही मोनिका के साथ साथ पास ही पड़ी ज्वेलरी को भी देख लिया था और वो सारा माजरा भी समझ गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने उस वक्त मोनिका से कुछ नहीं कहा और उसे अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाया। फिर घर आने के बाद, दीदी तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नहीं रुक जा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो ज्वेलरी में वो कुछ मत कहो दीदी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी बोलने दे, वरना हो सकता है बाद में मैं इतनी हिम्मत ना जुटा पाऊं। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। सच तो ये है कि मैंने हमेशा तुझे खुद से कम समझा, लेकिन जब तेरी शादी मुझसे बेहतर हुई तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। पर मैं भी क्या करती, मुझे वो गांव की जिंदगी नहीं चाहिए थी, बल्कि मुझे तो तेरी जैसी शहर की आलीशान जिंदगी चाहिए थी। नहीं दीदी, तुम्हारी यही सोच तो गलत है। गांव हो या शहर, परिवार हर जगह अपना होता है, बस जरूरत है तो उसे सच्चे दिल से अपनाने की। और रही बात रहन सहन की, तो उसे भी हम अपनी मेहनत और वक्त के साथ कभी भी बदल सकते हैं, बस हमारी सोच और नियत साफ होनी चाहिए। मोनिका को पारुल की बात समझ आ गई थी। उस दिन पहली बार उसने पारुल को एक बहन के नाते बड़ी ही प्यार से गले लगाया और फिर सब पारुल के समझाने पर मोनिका वापस अपने ससुराल चली गई और अपने बिखरे रिश्तों को फिर से संजोने लगी।